So, good morning, dear students. My name is Vijay Gupta from Bharati Group of Colleges Durg. और आज हम P7 सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन 3, ठीक है, इसमें हम लेक्चर 1 में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज़ प्लेट गर्डर विथ सॉलिड वेब्स। ठीक, हमने ये जाना था कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमको कि हम प्लेट गर्डर डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लेट गर्डर इन्वेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी, जबकि हमारे पास रोल सेक्शंस अवेलेबल था। उसके बावजूद हमने प्लेट गर्डर बनाया और उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हमने ये जाना था। ठीक है, आज हम बात करने वाले इस लेक्चर्स में एलिमेंट्स के बारे में कि प्लेट गर्डर्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और क्या बात करेंगे, इसके एलिमेंट्स के कुछ यूजेस देखेंगे, ठीक है, और क्या क्राइटेरिया हैं जिनके कारण हमको इन स्टिफनर्स को यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमको CSV2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको इस चैप्टर में सिर्फ 2 टाइप के प्लेट गर्डर डिस्कस करने हैं। कौन कौन से? एक तो होगा आपका वेल्डेड प्लेट गर्डर, मतलब कि वेल्डिंग कनेक्शन के थ्रू हम जो प्लेट गर्डर डिज़ाइन करेंगे वो होगा वेल्डेड प्लेट गर्डर। और दूसरा होगा आपका रिवेटेड और बोल्टेड प्लेट गर्डर। ये बेसिकली यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि एक वेल्डेड प्लेट गर्डर डिज़ाइन करो बोलेगा या फिर एक रिवेटेड प्लेट गर्डर डिज़ाइन करो बोलेगा आपको। ठीक है, तो बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में। तो देखो, एलिमेंट्स मतलब कि वो चीज़ें जो आपको प्लेट गर्डर में देखने को मिलेगी जिनसे मिल करके आपका प्लेट गर्डर बनता है। इसमें आपका पहला है, देखो, वेब पोर्शन, वेब प्लेट। ठीक है, दूसरा आपका फ्लैंज पोर्शन, तीसरा आपका स्टिफनर्स, चौथा आपका स्प्लाइसेस एंड देन कनेक्शंस। ये बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं, इनसे मिल करके आपका प्लेट गर्डर तैयार होता है। ठीक है, अब वेब प्लेट्स की अगर मैं बात करूं तो वेब पोर्शन क्या होता है, तो इसके लिए हमको एक डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, आपको स्क्रीन पे एक वेल्डेड प्लेट गर्डर का आपको एक पिक्चर्स दिख रहा है। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है ये पोर्शन कहलाता है आपका वेब पोर्शन। ठीक, ये जो टॉप वाला पोर्शन कहलाता है कंप्रेशन फ्लैंज, ये जो बॉटम वाला पोर्शन कहलाता है आपका टेंशन फ्लैंज। ठीक है, या फिर फ्लैंज भी बोल सकते हो आप लोग नॉर्मली। ठीक है, ये है आपका वेल्डेड प्लेट गर्डर। वेल्डेड प्लेट गर्डर मतलब कि क्या हो गया, इसमें वेब अलग से हमको और फ्लैंज प्लेट अलग से, इसको हम ला करके अलग से जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और प्लेट गर्डर है, दैट इज़ कॉल्ड बोल्टेड और रिवेटेड प्लेट गर्डर। तो ये आपको पिक्चर दिख रहा है बोल्टेड और रिवेटेड प्लेट गर्डर का, जिसमें हमने एक एंगल सेक्शन का यूज़ किया है, एक एंगल सेक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, टॉप में आपको दिख रहा होगा एक फ्लैंज प्लेट। ठीक है, एक फ्लैंज प्लेट हो गया आपका ये। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 2 फ्लैंज प्लेट्स भी हम अटैच कर दें, 3 फ्लैंज प्लेट भी अटैच कर दें, ये डिपेंड करता है हमारे बेंडिंग मोमेंट के ऊपर। अब बेंडिंग मोमेंट के ऊपर क्यों? क्योंकि ये जो इसका जो अजम्पशंस है, डिज़ाइन अजम्पशंस है, या फिर अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते थे, जब अगर आप आई सेक्शंस के लिए अगर आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे आ रहा था, आपका वेब पोर्शन में आ रहा था, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आ रहा था, आपके फ्लैंजेस में। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं जो भी डिज़ाइन होगा प्लेट गर्डर का, वो जो वेब पोर्शन होगा उसका डिज़ाइन होगा अकॉर्डिंग टू शियर फोर्स, मतलब कि वो शियर। ठीक है, और जो फ्लैंज पोर्शन होगा उसको डिज़ाइन होगा बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका क्या, इसमें हम एंगल सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली इसमें हम अनइक्वल एंगल सेक्शन यूज़ करते हैं फॉर द कनेक्शन। ठीक है, मतलब कि वेब और फ्लैंज को ज्वाइन करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम फिलेट वेल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेल्डेड में। इसके बाद स्टिफनेस, हम यहाँ पे 3 टाइप के स्टिफनेस पढ़ेंगे, बियरिंग टाइप के, ट्रांसफर टाइप के और लॉन्गिट्यूडनल टाइप के। ठीक है, इनका प्लेसिंग्स देखेंगे और इनके लिए क्या क्राइटेरिया है कि कब हम इनको यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है। ठीक है, देन स्प्लाइसेस का क्या काम है, दो, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमारा जो स्पान बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, स्पान लेंथ बड़ा होने के कारण क्या होता है, हम ज़्यादा लेंथ का प्लेट गर्डर डिज़ाइन नहीं कर सकते, मतलब कि ज़्यादा लंबा प्लेट गर्डर हम नहीं बना सकते। उससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो सकता है ब्लकलिंग वकलिंग आ जाए। ठीक है, उसका हो सकता है सैग कर जाए। सैग होने से बचाने के लिए हम लोग क्या किए, हमने उसको छोटे छोटे स्पान में कंस्ट्रक्शन करने लगे, उसको छोटे छोटे स्पान पे उसको मैन्युफैक्चर करने लगे, कास्ट करने लगे, या फिर उसको डिज़ाइन करने लगे। ठीक है, और जब उनको क्या करना, जब हमको लॉन्ग स्पान पे जब इसको प्लेसिंग करना पड़ता है तो हम स्प्लाइसेस के थ्रू उसको जोड़ते हैं। ठीक है, वो देखेंगे आगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म आया, यहाँ पे कैपिटल डी लिखा हुआ है, स्मॉल डी ई लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, स्मॉल डी लिखा हुआ है, डी सी लिखा हुआ है, 4 टर्म आया। तो इनको सबसे पहले समझते हैं इन टर्मिनोलॉजी को। तो जो कैपिटल डी होता है हमारा, वो क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ होता है, मतलब कि क्या, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द आउटर फेस ऑफ टॉप एंड बॉटम फ्लैंज। ठीक है, मतलब कि क्या,
ये जो मेरा फ्लैंज है, इसके बाहर वाला जो पोर्शन है, ये और ये, ठीक है, ये क्या कहलाता है मेरा कैपिटल डी, मतलब कि ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा ओवरऑल डेप्थ। देन इफेक्टिव डेप्थ, दैट इज इसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग डी से, डी ई से। क्या होता है देखो, दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सी जी ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज एंड टेंशन फ्लेंज। ठीक है, इसको समझते हैं, क्या बोल रहा है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सी जी ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज एंड टेंशन फ्लेंज। ठीक है, तो इसको समझते हैं ऐसे, किसकी बात करें हम, इफेक्टिव डेप्थ की। ठीक है, मतलब कि ये जो कंप्रेशन फ्लेंज है, इसकी कुछ थिकनेस होगी टी एफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। इसका जो सी जी होगा, मतलब सी जी कहाँ पे, डिवाइड बाई 2 कर दो टी एफ का, तो सेंटर पे कहीं पे मिलेगा। देन वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पे इसका भी सेंटर पे मिलेगा। इन दोनों, यहाँ सेंटर से सेंटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इफेक्टिव डेप्थ, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी ई से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ। अब बात कर लेते हैं किसकी, क्लियर डेप्थ की। क्लियर डेप्थ क्या होता है, ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे या फिर सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये सब उस टाइम हमको बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ता है, और कई कई बार हमको डिजाइनिंग के टाइम पे भी ये सब टर्म्स यूज़ करने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा भी गलती हमको हमारा डिज़ाइन ख़राब कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्या, क्लियर डेप्थ। तो क्लियर डेप्थ क्या बोलता है देखो, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ एंगल ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज एंड टेंशन फ्लेंज। क्या बोल रहा है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ एंगल्स ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज एंड टेंशन फ्लेंज। समझते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे मैं एक वेल्डेड और बोल्टेड प्लेट गर्डर का एग्जांपल उठाया हूँ। इसमें क्या है देखो, एक ये फ्लेंज पोर्शन है और एक ये फ्लेंज पोर्शन, और ये बीच वाला क्या आपका वेब पोर्शन है। ठीक है, इस वेब पोर्शन को हमने किससे कनेक्ट किया, एक अनइक्वल एंगल सेक्शन से। ठीक है, जनरली जो लॉन्गर साइड होता है वो हमारी फ्लेंज साइड रखते हैं, और जो शॉर्टर साइड होता है उसको वेब में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों साइड क्या हो गया आपका, एक दो एंगल सेक्शन दिख रहा होगा। इन दोनों एंगल सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब कि यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लियर डेप्थ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, डेप्थ ऑफ वेब। डेप्थ ऑफ वेब क्या होगा, ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, किसका, वेब पोर्शन। ये जो वेब वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कहलाता है मेरा डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है, डेप्थ ऑफ वेब, इसको हम किसको डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, देखो किसी किसी बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस ले सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि आप क्या नोटेशंस यूज़ कर रहे हो। ठीक है, क्या साइंस यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ताकि आपको डिज़ाइन में कल को कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन टर्मिनोलॉजी जो हमको यूज़ होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं वेब प्लेट की। तो देखो एक आई एस कोड्स ने हमको सजेस्ट किया है। ठीक है, और ये चीज़ हमको ना प्रैक्टिस से भी समझ में आ जाता है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डिज़ाइनिंग के लिए तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाती है। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे, और आई एस कोड्स ने हमको क्या सजेस्ट किया है, जो वेब प्लेट का थिकनेस है वो कितना होना चाहिए, वो 8 mm से लेकर के 15 mm के बीच में होना चाहिए। कहीं कहीं जगह आपको ये 6 mm भी दिखाई देगा। ठीक है, बट हम जनरली 8 mm से लेकर के 15 mm के बीच में कंसिडर करते हैं कि ये हमारा वेब प्लेट का एटलीस्ट थिकनेस तो इतना होना ही चाहिए। ठीक है, थिकनेस की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके डेप्थ की। जो वेब प्लेट का जो डेप्थ होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 1 से लेकर के 3 मीटर के बीच में वेरी करता है। ठीक है, ठीक, तो देखो ये क्या बोल रहा है, जो डेप्थ क्या होना चाहिए, वेरी करना चाहिए 1/10 to 1/12 ऑफ स्पान। मतलब कि जो भी मान लो कि 12 मीटर का आपका स्पान है, तो एटलीस्ट 1 मीटर का आपका क्या होगा, डेप्थ होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो डेप्थ क्या वेरी करेगा, 1/10 to 1/12 ऑफ स्पान। ठीक है, मिनिमम क्या होगा, सॉरी, डेप्थ में भी 1 मीटर फॉर स्मॉल स्पान एंड 3 मीटर फॉर लार्ज स्पान। 2 मीटर का भी बना सकते हो, 1.5 मीटर का भी बना सकते हो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा इसके बीच में आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे, वेब प्लेट इज अनस्टीफेंड व्हेन रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ टू द थिकनेस ऑफ वेब शुड नॉट एक्सीड d1/tw। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझते हैं इसको। अगर वेब प्लेट अनस्टीफेंड है और रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ एंड थिकनेस ऑफ वेब 85 से बड़ा होता है, एक्चुअली ये 85 नहीं आएगा, यहाँ पे आप 90 कर लोगे क्योंकि ये अपडेट हो चुका है वैल्यू। ठीक है, 85 से अगर बड़ा होता है देन स्टिफनर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर
वेब प्लेट अनस्टिफेंड है और रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ एंड थिकनेस ऑफ वेब 85 से या फिर 90 से बड़ा होता है, देन स्टिफनेस की हमको क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। और अगर 85 या 90 से बड़ा नहीं होता है तो किसी भी स्टिफनर की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। वैल्यू आप लोग चेंज कर लेना, यहाँ पे मैंने 85 लिखा, आप लोग 90 कर लेना। इफ़ रेशियो इज एक्सीड 90 देन डायगोनल बकलिंग ऑफ वेब अकर, मतलब कि क्या बोल रहा है, अगर ये जो रेशियो है डी बाई टी डब्ल्यू का डेप्थ और आपका थिकनेस ऑफ वेब का जो रेशियो है, अगर ये इंक्रीज कर जाता है किससे, 85 या फिर 90 से, तो होगा क्या वहाँ पे, आपका डायगोनल बकलिंग वहाँ पे अकर हो सकता है, ठीक है। और क्या बोल रहे, देखो यहाँ पे सी जी ऑफ कंप्रेशन फ्लेंस टू सी जी ऑफ टेंशन फ्लेंस कॉल्ड इफेक्टिव डेट इज, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं टर्मिनोलॉजीज में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो वेब पोर्शन होता है ये किसके लिए डिज़ाइन होता है आपका, ये होता है डिज़ाइन शियर स्ट्रेस के लिए। तो हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एवरेज शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एवरेज शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा वेब पोर्शन सेफ है या अनसेफ है, ठीक है, इन शियर। तो उसके लिए हमको यहाँ पे देखो एवरेज शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसका हमको पास डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, ये चीज़ कोड पे भी गिवन है। जब मैं IS कोड्स का जब एक सेपरेट लेक्चर्स लूँगा कि कौन सी वैल्यूज़ कहाँ पे दी हुई है और कैसे यूज़ करना, ये हम क्वेश्चन के फॉर्म में तो देखेंगे ही, अलग से मैं इसको अलग से इसका भी डिस्कस कर लूँगा बाद में, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमको वहाँ पे मिल जाती है, डेट इज टाउ एवरेज शियर स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन DW इंटू TW। IS कोड्स में ये जो एफ वाली जो वैल्यू है वहाँ पे वी के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सब सेम चीज़ है। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एफ और वी क्या है, आपका मैक्सिमम शियर फोर्स है, ठीक है। DW क्या आपका डेप्थ ऑफ वेब है और TW क्या आपका थिकनेस ऑफ वेब है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज शियर स्ट्रेस, और कंपेयर कर लेंगे कि हमारा ये जो एवरेज शियर स्ट्रेस है ये इससे किससे ज़्यादा होना चाहिए, हमारे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से, ठीक है। मैक्सिमम शियर फोर्स अगर ज़्यादा है तो हमारा क्या है, सेफ है हमारा डिज़ाइन, ठीक है, वेब पोर्शन। बात कर लेते हैं किसकी, वेब फ्लेंच प्लेट्स की, ठीक है। फ्लेंच प्लेट्स जैसे कि फ्लेंच प्लेट किस लिए डिजाइन होता है, आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए, जैसे मैंने बताया, ठीक है। इसका विड्थ कितना होना चाहिए, 1/32 1/40 ऑफ स्पान, जो भी स्पान लेंथ होगा उसका 1/32 1/40 के बीच में हमारा फ्लेंच प्लेट का विड्थ रहेगा, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो चीज़ मैं पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब वहाँ से अब इसके लिए हमारे पास एक बेंडिंग इक्वेशन हमको पता है, उस बेंडिंग इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप का फ्लेंज है, कौन कौन सा, टेंशन फ्लेंज है, कंप्रेशन फ्लेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बात आती है कि फ्लेंज प्लेट्स जब हम एक मान लो अगर हम रिवेटेड और बोल्टेड फ्लेंज प्लेट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपको सभी को पता है, अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम देखे होंगे, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और उसके ऊपर मान लो कोई लोड आ रहा है, मान लो W किलोन्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है। और इसके कारण इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसा डायग्राम बनेगा, मतलब कि क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर में। इस पॉइंट्स में अगर मैं कंपेयर करूँ सेंटर वाले से, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट कम है और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम है। तो देखो जब हम फ्लेंज प्लेट जब जोड़ते हैं, मान लो कि मैं दो फ्लेंज प्लेट प्रोवाइड किया है, कंप्रेशन फ्लेंज में और टेंशन फ्लेंज में, तो होगा क्या, हर पॉइंट पे देखो क्या मेरे को उतना रिक्वायरमेंट है क्या उस फ्लेंज प्लेट्स का, नहीं। तो जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा मैं वहाँ पे क्या करूँगा, फ्लेंज प्लेट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब कि डबल फ्लेंज प्लेट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जहाँ पे कम बेंडिंग मोमेंट है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, उतना पोर्शन को मैं रिड्यूस कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, कर्टेलमेंट्स करने से एक तो हमारे जो प्लेट गर्डर का वेट्स भी कम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी हो जाएगा अगर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लेंच कर्टेलमेंट का टर्म आया है वो उसी के लिए है, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमको, जब डिज़ाइन करेंगे तो हमको फ्लेंच कर्टेलमेंट भी हमको यूज़ करना है डिज़ाइनिंग के टाइम पे, ठीक है। ये हम सेपरेटली अच्छे से और डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, स्टिफनेस के बारे में। तो स्टिफनेस का क्या काम है, स्टिफनेस का ये काम है कि वो प्रिवेंट करता है किसको, हमारे वेब बकलिंग्स को, ठीक है। वेब बकलिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब ये दो टाइप का होता है स्टिफनेस, पहला तो होता है आपका वर्टिकल स्टिफनर होता है, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस, ठीक है। अब वर्टिकल स्टिफनेस का प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक रेशियो होता है, डेट इज D/TW का रेशियो, इसको चेक करना पड़ता है। अगर मेरा D/TW का रेशियो ग्रेटर देन 90 है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वहाँ पे वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या रेशियो है, D/TW का रेशियो है, विच इज़ ग्रेटर देन विच इज़ अगर ग्रेटर देन 90 हुआ तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
वर्टिकल क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड अंडर द पॉइंट लोड। मतलब कहाँ बोल रहा है वर्टिकल स्टिफनर हम कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, अंडर दी पॉइंट लोड, जहाँ पे भी लोड हमारा लग रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा, जहाँ पे भी डिफ्लेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है या फिर बकलिंग होने के चांसेस है, उस पॉइंट्स पे हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर वो पॉइंट जहाँ पे भी लोड लग रहा है उस लोड के नीचे अगर हमने वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड किया तो हम उसको बोलेंगे लोड बेयरिंग स्टिफनर। ठीक है, इसका क्या काम है, एक तो वेब बकलिंग को तो प्रिवेंट करेगा, साथ में ये क्रिपलिंग्स को भी प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखो, T/TW का रेशियो अगर मान लो 200 से ज़्यादा होता है, मान लो अगर D/TW का रेशियो अगर 200 से ज़्यादा होता है तो हम उस टाइम पे उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिसको और इसका एक और क्या नाम है, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स। अब ये दो जगह प्रोवाइड किया जाता है, एक तो होता है आपका एक न्यूट्रल एक्सिस पे प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होता है आपका, सेंटर पे होता है। कैसे देखते हैं, ठीक है, मान लो ये आपका कोई आई सेक्शन है। ठीक है, मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू नहीं दिखा रहा हूँ, मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अगर इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, सॉरी, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे कुछ देखिएगा। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ये होता है आपका क्या, न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। या तो आप न्यूट्रल एक्सिस पे आप इस स्टिफनेस को प्रोवाइड कर दो लॉन्गिट्यूडनल, या फिर या तो कंप्रेशन साइड से 0.2 टाइम्स ऑफ डी डिस्टेंस पे प्रोवाइड कर दो। तो दो जगह इसको प्रोवाइड किया जाता है, एक तो न्यूट्रल एक्सिस पे, दूसरा 0.2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ वेब जो भी होगा कंप्रेशन साइड से आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर लो और वहाँ पे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, ये तो हो गया क्राइटेरिया किसका किसका, वर्टिकल स्टिफनर्स और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स का। अगर इसके बावजूद अगर ये मेरा D/TW का रेशियो अगर 250 से ज़्यादा होता है इसके बावजूद, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल स्टिफनर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, दिस स्टिफनेस प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब बिटवीन वर्टिकल स्टिफनर ड्यू टू शियर फोर्स। वही जैसे कि मैंने बताया कि स्टिफनेस का क्या काम है, बकलिंग को प्रिवेंट करना। ठीक है, ये सब रेशियोज हमको चेक करने पड़ते हैं और ये सब IS कोड्स में गिवन है। ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, IS कोड्स में ऑलरेडी गिवन है। तो ये सब हम लास्ट उस टाइम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और ठीक है, लास्ट है देखो, क्या अगर मान लो D/TW का रेशियो अभी भी 400, अगर मान लो अब 400 से ज़्यादा आ गया, मतलब कि क्या, अभी तक तो हमने 250 तक के देखा। ठीक है, अगर मान लो 400 से अगर ग्रेटर देन हुआ तो क्या होगा, हमको जो भी सेक्शन हम डिज़ाइन करें इनको फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी हम डिज़ाइन का प्रोसेस अपनाए हैं, जो भी डिज़ाइन किए हुए हैं उसको हमको फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो भी हमारा सेक्शंस होगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है वो फेल कर जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है, एट द सपोर्ट टू प्रिवेंट बेंडिंग ऑफ फ्लेंज प्लेट एंड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन एंड बेयरिंग स्टिफनर्स आर यूज्ड। मतलब क्या बोल रहा है, सपोर्ट्स पे क्या होता है, जनरली रिएक्शंस डेवलप होते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमारा बीम कॉलम्स के ऊपर प्लेस करते हैं और प्लेस करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से एक रिएक्शन डेवलप होता है। हो सकता है उस रिएक्शन के कारण भी क्या हो सकता है, वहाँ पे कुछ बकलिंग्स हो जाए वहाँ पे। उस बकलिंग और उस बैंडिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हम यूज़ करते हैं एक एंड बेयरिंग स्टिफनर। ठीक है, लास्ट पॉइंट्स देखो क्या बोल रहा है, इफ़ बेयरिंग स्टिफनर्स आर दी ओनली मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग टॉर्शनल रेजिस्टेंस देन दिस आर कॉल्ड टॉर्शनल स्टिफनर्स। अगर इस बेयरिंग स्टिफनर्स का मतलब सिर्फ ओनली हम हमारा एक ही काम है कि हम टॉर्शनल रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें, तो उसको हम बोलेंगे टॉर्शनल स्टिफनर्स। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आपके एलिमेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर्स। ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर्स में हमने स्टिफनर्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया, जिसमें हमने ये देखा कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है इन स्टिफनेस को प्रोवाइड्स करने का। ठीक है, वेब पोर्शन किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, एक बार फिर से मैं बता दूं, वेब पोर्शन आपका डिज़ाइन किया जाता है शियर फोर्स के लिए। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या डिज़ाइन किया जाता है, आपका फ्लेंज को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, स्प्लाइसर का क्या काम है, जब लॉन्ग स्पान जब ज़्यादा हो जाता है स्पान लेंथ, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में हम प्लेट गर्डर डिज़ाइन करते हैं, देन उसको कनेक्ट करते हैं थ्रू स्प्लाइसेस। ठीक है, दो टाइप के स्प्लाइसेस होता है, वेब स्प्लाइसेस होता है और फ्लैंज स्प्लाइसेस होता है। तो ये हो गया आपका क्या, फ्लैंज एलिमेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इनकेस कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।